तो एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अपने पीएच को चेंज नहीं करना चाहता। चाहे आप उसमें एसिड ऐड कर दो, चाहे आप उसमें बेस ऐड कर दो, वो अपने पीएच को चेंज नहीं करना चाहता। सेम अमाउंट ऑफ NaOH बाहर डाला बफर सॉल्यूशन में और सेम अमाउंट ऑफ NaOH अनबफर्ड सॉल्यूशन में डाला। अनबफर्ड सॉल्यूशन का पीएच काफी ज्यादा चेंज हो गया। बफर सॉल्यूशन में पीएच को बढ़ाने के लिए क्या वो प्रेजेंट है? आप बोलोगे सर वो प्रेजेंट नहीं है। क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि जितने भी आपने OH माइनस बढ़ाए पीएच को बढ़ाने के लिए, वो सारे के सारे OH माइनस NH4 पॉजिटिव हजम कर गया। आपको कितने मोल एसिड के या फिर कितने मोल बेस के रिक्वायर्ड हुए, उसी को बोलते हैं बफर कैपेसिटी। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल है बेटा आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया से होगे, अपनी स्टडी को खूब एंजॉय करोगे। बेटा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस रफ्तार बैच के इक्विलिब्रियम चैप्टर में लेक्चर नंबर 10 में। और इस लेक्चर नंबर 10 में आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपने बफर सॉल्यूशन को। इसके बारे में समझेंगे, इसके डेरिवेशन देखेंगे और बाद में इसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। और काफ़ी जल्दी ही हम इस चैप्टर को भी फिनिश करने वाले हैं। तो जल्दी से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बफर सॉल्यूशन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बफर बेटा एक्चुअली व्हेन यू हैव समथिंग इन द एक्सेस अमाउंट, मान लीजिए कोई भी चीज आपको बहुत ज्यादा है, सपोज करो आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैसे हैं, मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इतने ज्यादा पैसे हैं। तो अगर आपको कोई 1 रुपया आके दे दे, 100 रुपये आके दे दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके 100 रुपए से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके 1 रुपए से। या फिर कोई आपसे 1 रुपया आके ले जाए, 100 रुपये आके ले जाए, तो भी आपको आपकी दौलत में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी तरीके से होता है एक बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के पास कोई ऐसी एक खास बात होती है कि उसमें कोई थोड़ा सा एसिड ऐड कर दे या फिर कोई थोड़ा सा बेस ऐड कर दे, तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पीएच लगभग अनचेंज ही रहता है। ठीक है बेटा, तो बफर सॉल्यूशन साफ शब्दों में बोला जाए तो एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अपने पीएच को चेंज नहीं करना चाहता। चाहे आप उसमें एसिड ऐड कर दो, चाहे आप उसमें बेस ऐड कर दो, वो अपने पीएच को चेंज नहीं करना चाहता। वो अपने पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, रोकने की कोशिश करता है कि मेरा पीएच कैसे भी चेंज ना हो जाए। तो इसीलिए जो बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल हो जाती है। बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड or a small amount of base. देखिए the solution which resists the change in pH by the addition of a small amount of acid or alkali are called buffer solution. बहुत सिंपल सा है बेटा, आपको समझ में आ चुका होगा। बफर सॉल्यूशन याद रखना वो सॉल्यूशन है जो अपने पीएच को चेंज नहीं करना चाहते हैं। अगर आप उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल लो या फिर आप उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाल लो, तो वो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देगा। लेकिन क्या कोई पूछे कि क्या बिल्कुल चेंज नहीं होता? क्या मतलब ऐसा होता है कि पहले 4.5 है और बाद में हमने एसिड डाल दिया अभी भी 4.5 रहेगा? तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा बात नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन वो जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है। जो बफर सॉल्यूशन के पीएच में चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होगा, उसको ना के बराबर मानते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में मैंने आपको सेकंड जो लाइन है वहां पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या दे रखा है? द चेंज इन द पीएच वैल्यू on adding acid and base to the buffer is negligible as compared to the unbuffered solution। मतलब उन्होंने बोला है कि अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन हो, इसको समझते हैं। एक सॉल्यूशन है, ये कोई सॉल्यूशन है, मान लेते हैं ये है मेरे पास एक HCl का सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन कुछ है m, और इसका मैंने pH देखा तो इनिशियली pH था 2। और एक और मेरे पास कंटेनर है, उसमें भी सेम HCl है, यहां पे भी उसका कंसंट्रेशन है m, तो इसका pH भी सेम होगा 2। अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने बेटा 0.1 या फिर मैं इसमें बोलता हूं मैंने इसमें थोड़ा सा NaOH डाला, इसमें थोड़ा सा NaOH डाला। कोई कंटेनर था, कोई NaOH की बोतल रखी थी, उसमें से 5 ml NaOH इसमें डाला और उसी कंटेनर से 5 ml NaOH इसमें डाला। ये वाला जो सॉल्यूशन था ये विदाउट बफर है, इसमें मैंने कोई भी बफर सॉल्यूशन ऐड नहीं किया, ये विदाउट बफर सॉल्यूशन है। आप बोल सकते हो ये अनबफर्ड सॉल्यूशन है, विदाउट बफर सॉल्यूशन, इसमें मैंने कोई भी बफर ऐड नहीं किया है। और ये वाला जो है हमारे पास कंटेनर, इसमें बफर सॉल्यूशन एडेड है, बफर सॉल्यूशन
एडेड, इसमें हमने बफर सॉल्यूशन को ऐड कर रखा है। अब इस सेकंड वाली डेफिनेशन के हिसाब से जो चेंज यहां पे होगा, सपोज करिए यहां पे चेंज हुआ, जो पीएच हमारे पास पहले 5 था अब वो पीएच हो गया 3, जो पीएच हमारे पास सॉरी पहले 2 था अब वो हो गया 3। यहां पे 1 यूनिट का चेंज आया। अगर उसके कंपैरिजन में इसकी बात करें तो मे बी यहां पे पीएच था पहले 2 और अब 2.1 हो गया। तो अब इस एग्जाम्पल की मदद से आप बेटा समझने की कोशिश करो कि हमने सेम अमाउंट ऑफ NaOH बाहर डाला बफर सॉल्यूशन में और सेम अमाउंट ऑफ NaOH अनबफर्ड सॉल्यूशन में डाला। अनबफर्ड सॉल्यूशन का पीएच काफी ज्यादा चेंज हो गया, अनबफर्ड सॉल्यूशन का पीएच काफी ज्यादा चेंज हो गया। उसके कंपैरिजन में जो बफर सॉल्यूशन था उसके पीएच में कोई भी खास बदलाव नहीं आया, उसमें जो चेंज था वो नेग्लिजिबल था। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बोलता है कि पीएच चेंज नहीं होगा, नहीं आप बोलोगे बिल्कुल पीएच तो चेंज होगा, बफर सॉल्यूशन का भी पीएच तो चेंज होगा, लेकिन जो वो पीएच में चेंज होता है ना वो अनबफर्ड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गई होगी बेटा आपको बात। तो अब आपको बफर सॉल्यूशन होते क्या है और बफर सॉल्यूशन का काम क्या है ये पता चल गया होगा। अब देखते हैं उसके टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के हमारे पास बफर सॉल्यूशन हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप का बफर सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलते हैं एसिडिक बफर, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन ये क्या होगा, ये होता है मिक्सचर of weak acid and strong base। ये मिक्सचर होता है वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, विद स्ट्रॉन्ग बेस। पहला तो ये होगा एसिडिक बफर। दूसरा होता है हमारे पास बेसिक बफर। बेसिक बफर की भी डेफिनेशन लगभग बेटा एक ही जैसी है। अगर आपने ऊपर वाली भी याद कर रखी है, ऊपर वाली चीज आपको पता है, तो नीचे वाले बेसिक बफर की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी हो जाएगी। ये क्या होता है, ये होता है मिक्सचर ऑफ वीक बेस and its salt with strong acid, with strong base। तो दो टाइप के हमारे पास बेटा बफर सॉल्यूशन हो जाते हैं। एक हो जाता है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में क्या होगा, एक वीक एसिड होगा और एक उस वीक एसिड का सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। बेसिक बफर में क्या होगा, बेसिक बफर में एक वीक बेस होगा और उस वीक बेस का सॉल्ट होगा विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके साथ साथ एक और भी होता है जिसको हम सिंपली बोलते हैं सॉल्ट बफर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बफर। सॉल्ट बफर में क्या होगा, सॉल्ट बफर में सिंपली सॉल्ट होता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये हमारे पास हो जाते हैं बेटा तीन टाइप के बफर। अब एक एक करके इन सारे बफर के बारे में सुनते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एसिडिक बफर आता है। जैसे एसिडिक बफर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। एसिडिक बफर क्या होता है, एसिडिक बफर द बफर सॉल्यूशन विच कंसिस्ट वीक एसिड, यहां पे एक वीक एसिड होगा और सॉल्ट ऑफ इट, उस वीक एसिड का सॉल्ट होगा किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। उस वीक एसिड का सॉल्ट होगा विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब आप देखो, पहचानने की कोशिश करो इन सब जो एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं। ये क्या है, ये है हमारे पास वीक एसिड और ये क्या है, ये उसी वीक एसिड का सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो ये है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहां पे बेटा देखो HCN ये क्या होता है, ये होता है वीक एसिड और KCN क्या है, HCN का सॉल्ट विद KOH। KOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हमारे पास हो जाता है सॉल्ट ऑफ
वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगला एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इट इज द पार्ट ऑफ द ब्लड बफर। ठीक है, जो अपना ब्लड होता है वो भी बफर होता है, वो भी अपने पीएच को चेंज नहीं करने देता है। तो यहां पे भी देखिए बेटा, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड होता है, वीक एसिड। और कार्बोनिक एसिड का अगर सॉल्ट बनाओगे NaOH के साथ तो वो क्या जाएगा, NaSCO3। तो NaSCO3 क्या है, ये है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये एक सॉल्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो ये भी हमारे पास एसिडिक बफर हो गया। अब देखिए यहां पे क्या है बेटा, ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो कि वीक एसिड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। और उस वीक एसिड की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, हमने रिएक्शन कराई है NaOH के साथ, तो हमें उसका एक सॉल्ट मिल गया। ये सॉल्ट जो है ये कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और ऐसा कोई भी एग्जाम्पल अगर आपके सामने आए जहां पे आपने देखा कि भाई एक तो वीक एसिड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास फॉर्मिक एसिड आ गया, और फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट आ गया किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। एक तो वीक एसिड आ गया आपके पास ऑक्सैलिक एसिड, और ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्ट आ गया विद द स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जहां पे एक वीक एसिड हो और एक उस वीक एसिड का सॉल्ट हो विद द स्ट्रॉन्ग बेस, वो जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमेशा एसिडिक बफर की तरह ही काम करने वाले हैं। और एसिडिक बफर कैसे काम करता है उसको समझते हैं अगली स्लाइड में। तो इसकी जरा वर्किंग के बारे में समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास है एक CH3 COOH जो कि अपना वीक एसिड है, और साथ में CH3 COO जो कि सॉल्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ये जो सॉल्ट होते हैं, जितने भी ये सॉल्ट होते हैं, ये सारे कैसे होते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि वाटर में पूरी तरीके से 100% डिसोशिएट होते हैं। और ये जो वीक एसिड है ऑब्वियसली ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब मैंने सबसे पहले सोचा कि भाई इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जब इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, ये पूरी तरीके से डिसोशिएट हो गया और इसने हमें क्या बन दिया, इसने हमें दिया एसिटेट आयन और साथ में Na पॉजिटिव, एसिटेट आयन और Na पॉजिटिव। अब उसी सॉल्यूशन में, जिस सॉल्यूशन में ये एसिटेट आयन प्रेजेंट है, उसी सॉल्यूशन में मैंने क्या मिलाया, उसी सॉल्यूशन में मैंने मिलाया हुआ है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को डिसोशिएट होना चाहिए था किस किस में, एसिटेट आयन में और H पॉजिटिव में। लेकिन आप यहां पे देखो बच्चों कि यहां पे एक कॉमन आयन इफेक्ट है। ये जो एसिटेट आयन है इसका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है क्योंकि हमने वहां पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया है, तो कॉमन आयन इफेक्ट है यहां पे। और आपको मैंने बता रखा है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाती है। मींस डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसका डिसोसिएशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन में लिख सकते हैं इसको, डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड should be extremely low। इसका जो डिसोसिएशन है बेटा वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। तो अगर आप मैं से पूछूं, मैं आपसे जरा ये क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई अब मुझे बताओ वो जो कंटेनर है, वो जो सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें मैंने ये मिलाया हुआ है, जिसमें मैंने ये एसिडिक बफर मिलाया हुआ है, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। आप बोलोगे सर उसमें एक तो एसिटेट आयन होगा क्योंकि एसिटेट आयन तो पूरी तरीके से डिसोशिएट हो गया। एसिड के थ्रू आने वाले एसिटेट आयन तो बहुत ही कम होंगे, नेग्लिजिबल होंगे क्योंकि इसका डिसोसिएशन ही नहीं हुआ।
दोबारा समझो बेटा, जो पूरे के पूरे एसिटेट आयन होंगे वो केवल इससे सॉल्ट से आ रहे होंगे। भाई एसिड तो डिसोशिएट ही नहीं हुआ कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, तो इसके कारण आने वाले एसिटेट आयन तो बहुत ही कम होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। आप बोल सकते हो ये जो एसिड है ये ऑलमोस्ट अनायोनाइज है। तो इसमें एक चीज और होगी, एक तो एसिटेट आयन होंगे और साथ में क्या होगा, साथ में हमारे पास होगा CH3 COOH। मेनली हमारे पास ये दो चीजें होंगी। अब आप देखो ये जितना भी एसिटेट है, ये जितना भी एसिटेट है ये कहां से आया है बेटा, ये आया है अपने सॉल्ट से, क्योंकि एसिड का तो डिसोसिएशन हुआ ही नहीं। जब एसिड का कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ तो एसिड की वजह से एसिटेट आयन आएंगे नहीं, तो उस सॉल्यूशन में जितने भी एसिटेट आयन होंगे वो कहां से आए हैं, वो आए हैं सॉल्ट से। और ये जो एसिटिक एसिड है ये पूरा का पूरा कैसा होगा, अनआयोनाइज्ड एसिड, ये पूरा का पूरा एसिड होगा, ये डिसोशिएट ही नहीं हुआ। तो आपको बेटा याद रखना है कि अब हमारे पास सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक तो है एसिटेट आयन जो कि आ रहा है सॉल्ट से, और एक एसिटिक एसिड है जो कि आ रहा है एसिटिक एसिड से। अब हम समझेंगे कि भाई ये सॉल्ट की तरह, मतलब ये बफर की तरह काम कैसे करता है, कौन सी इसमें ऐसी खास बात है जिसकी वजह से ये अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता, उसको समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बेटा पिछली वाली स्लाइड में समझाया हुआ है कि ये मेनली मिक्सचर होगा किसका, मेनली मिक्सचर होगा ये CH3 COO नेगेटिव का जो कि सॉल्ट से आया है, और CH3 COOH का जो कि एसिड से आया है। अब आप देखो बेटा ये क्या है, ये तो होता है अपना एसिड, ये क्या है, ये है एसिड। और एसिड में से अगर H पॉजिटिव निकाल दें, अगर एसिड में से, एसिटिक एसिड में से H पॉजिटिव निकाल दें, तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेट बेस। मतलब क्या हुआ, इस बार आपको यह चीज समझने में बड़ा मजा आएगा कि अब आप देखो हमारे पास सॉल्यूशन में एक तो कॉन्जुगेट बेस है, मतलब आप बोल सकते हो एक तो बेस है, और एक क्या है, एसिड है। एक क्या है, एसिड है। उस सॉल्यूशन में हमारे पास एक एसिड भी है, उस सॉल्यूशन में हमारे पास एक बेस भी है। अब मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन में मैंने एसिड मिलाया, इस सॉल्यूशन में मैंने एसिड को ऐड किया, एसिड को ऐड किया, H पॉजिटिव को ऐड किया, क्योंकि मैं इसका पीएच कम करने वाला हूं। जब मैंने इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव को ऐड किया तो उस H पॉजिटिव से रिएक्शन करने के लिए सॉल्यूशन के पास ऑलरेडी एक कॉन्जुगेट बेस है। जितने भी आपने H पॉजिटिव बढ़ाए होंगे वो सारे के सारे ये कॉन्जुगेट बेस न्यूट्रलाइज कर देगा। आप बोल सकते हो जितने भी आपने H पॉजिटिव ऐड किए वो सारे के सारे H पॉजिटिव कॉन्जुगेट बेस खा गया, उसने सारे के सारे H पॉजिटिव हजम कर लिए। जब सारे के सारे H पॉजिटिव हजम हो गए तो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव है ही नहीं जो कि पीएच को कम करेंगे। ठीक है बेटा, इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को समझने के लिए हम लिख सकते हैं ऑन एडिशन ऑफ एसिड। जब हम एसिड ऐड करेंगे तब क्या होगा उसकी बात चल रही है इस समय। तो देखो बेटा ये जो मैंने H पॉजिटिव ऐड किए हैं ये है अपना एक्सटर्नल एसिड, कोई बाहर से मैंने एसिड ऐड किया है। इस एसिड से रिएक्शन करने के लिए हमारे पास कौन बैठा हुआ है बफर सॉल्यूशन में, बफर सॉल्यूशन में एक एसिटेट आयन पहले से ही बैठा हुआ है जो कि क्या है, जो कि बफर का ही पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ बफर, ये ऑलरेडी बफर का ही पार्ट है। अब एसिड की रिएक्शन बफर से हो गई, ये बफर क्या था, ये तो कंजुगेट बेस है ना। तो H पॉजिटिव जो भी आए, जितने भी आपके पास H पॉजिटिव आए उसको कौन खा गया, उसको खा गया अपना कॉन्जुगेट बेस जो कि किसका पार्ट है, जो कि पार्ट है बफर का। तो इन्होंने मिलके क्या बना दिया, इन्होंने मिलके बना दिया CH3 COOH। अब आप देखो बेटा जितने भी H पॉजिटिव आए थे पीएच को कम करने के लिए, जितने भी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आए थे पीएच को कम करने के लिए, वो तो है ही नहीं, वो तो रिएक्शन करके गायब हो गए, तो पीएच डिक्रीज नहीं होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए अब हमने मिलाया वहां पे बेस, हमने वहां पे मिलाया बेस जो कि होता है OH माइनस, और इस बेस को मिला के हम उसका पीएच बढ़ाना चाहते हैं,
तो जैसे ही मैंने यहां पे बेस मिलाया, OH माइनस मिलाया, इस OH माइनस से रिएक्शन करने के लिए वहां पे कौन बैठा है? एक एसिड। भाई OH माइनस से रिएक्शन करने के लिए वहां पे अंदर एक ऑलरेडी एसिड बैठा है, जो वो एसिड है वो सारे के सारे OH माइनस को खा गया, सारे के सारे OH माइनस उसने हजम कर लिए। जब OH माइनस सारे के सारे हजम हो गए तो OH माइनस तो है ही नहीं, वो तो रिएक्शन करके खत्म हो गए ना भाई, वो तो खत्म हो गए। जब OH माइनस है नहीं तो pH बढ़ेगा नहीं, या फिर आप बोल सकते हो नेग्लिजिबल बढ़ेगा। तो देखते हैं आप ये वाला केस, यहां पे हमने क्या किया, ऑन एडिशन ऑफ बेस, ऑन द एडिशन ऑफ बेस, जब हमने बेस को ऐड किया तो क्या हुआ हमारे पास, जो वो OH माइनस है, जो वो OH माइनस है, ये OH माइनस आपने कहां से ऐड किया है? ये आपने ऐड किया है एक्सटर्नल बेस, ये आपने बाहर से ऐड किया है, एक्सटर्नल बेस है ये आपने बाहर से ऐड किया है। और इस एक्सटर्नल बेस की रिएक्शन किससे होती है? इस एक्सटर्नल बेस की रिएक्शन होती है एसिड से, वो एसिड जो कि ऑलरेडी बफर में ही प्रेजेंट है। तो इट इज द पार्ट ऑफ बफर। ये जो CH3COOH है ये किसका पार्ट है? ये बफर का ही पार्ट है। तो जितने भी आपने बेस मिलाए वो एसिड से रिएक्शन कर गए और उन्होंने रिएक्शन करके क्या बना दिया? CH3COO नेगेटिव और H2O। तो आप देखो बेटा, जितने भी आपने OH माइनस को बढ़ाया, जितने भी आपने OH माइनस बढ़ाए, अब वो बचे ही नहीं, वो बफर के साथ रिएक्शन करके खत्म हो गए। H पॉजिटिव मिलाए, वो भी बफर के साथ रिएक्शन करके खत्म हो गए। OH माइनस मिलाए, वो भी बफर के साथ रिएक्शन करके खत्म हो गए। तो ना ही सिस्टम में H पॉजिटिव है, ना ही सिस्टम में OH माइनस है, तो pH क्या होएगा? वहां पे pH में कोई भी खास बदलाव नहीं आने वाला है। तो इस तरह से बेटा आप समझ चुके होंगे कि आप चाहे H पॉजिटिव ऐड करो तो भी pH में चेंज नहीं होगा, चाहे आप OH माइनस ऐड करो तो भी pH में चेंज नहीं होगा, वहां पे कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद अब हम समझते हैं कि यहां पे pH कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बेटा, pH कैलकुलेट करने के लिए अपने पास कौन सी इक्वेशन है? pH कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है COOH प्रोवाइडिंग CH3 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। इस रिएक्शन के थ्रू वो जो एसिटिक एसिड है वो थोड़ा बहुत जो डिसोशिएट हो रहा होगा, उसके थ्रू थोड़े बहुत सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आए होंगे। अब हम उसके थ्रू pH कैलकुलेट करते हैं। कैसे? तो इसके लिए Ka की वैल्यू क्या होती है बेटा? Ka की वैल्यू होती है एसिटेट आयन CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय CH3COOH। यहां से आप थोड़ा सा इसको इंटरचेंज करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव इज इक्वल टू Ka CH3COOH डिवाइडेड बाय CH3COO नेगेटिव। माइनस लॉग लो, क्या आ जाएगा? pH इज इक्वल टू pKa माइनस लॉग, इसको मैं लिख देता हूं एसिड। ये क्या है? एसिड है। और ये कहां से आया? ये आया है सॉल्ट से, डिवाइडेड बाय सॉल्ट। ये लिख देता हूं। जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम क्या करते हैं? इस नेगेटिव साइन को प्लस साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? यहां पे आ जाता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। ये हमारे पास फार्मूला हो जाता है बेटा किसका? ये हमारे पास फार्मूला हो जाता है pH ऑफ एसिडिक बफर। अगर हमारे पास एसिडिक बफर है तो हमें यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कितना pKa है, हमें देखना पड़ेगा कितना सॉल्ट का कंसंट्रेशन है और कितना एसिड का कंसंट्रेशन है। ये तीनों वैल्यू को आप पुट करिए और आपके पास यहां पे आंसर आ जाएगा, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, इस इक्वेशन को बोलते हैं बेटा हेंडरसन इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? हेंडरसन इक्वेशन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। जो हमारा नेक्स्ट टाइप का बफर होगा उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का बफर आपको पता है कौन सा होने वाला है? ये होने वाला है बेसिक बफर।
बेसिक बफर क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बताया था कि वीक बेस हो और उसी वीक बेस का सॉल्ट हो विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस हो और उसी वीक बेस का सॉल्ट हो विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे बेसिक बफर। तो देखिए यही यहां पे लिखा हुआ है कि द बफर सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ए वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ इट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कहलाएगा बेसिक बफर। अब जरा इन चीजों को पहचानो, इसको पहचानिए बेटा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक वीक बेस होता है और NH4 पॉजिटिव क्या है, NH4 पॉजिटिव सॉल्ट है किसका, वीक बेस का एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो ये हमारे पास हो गया बेसिक बफर। अब आप देखो ग्लाइसिन, ये फॉर्मूला होता है ग्लाइसिन का, यहां पे ये जो NH2 है ये क्या है, ये बेसिक पार्ट है। और ग्लाइसिन हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड, हमने क्या किया, इस NH2 को HCl के साथ न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेटा आपको ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको फिर से समझ में आ गई होगी कि बेसिक बफर क्या होता है। बेसिक बफर में एक तो हमें वीक बेस चाहिए और सॉल्ट ऑफ वीक बेस चाहिए विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये होगा हमारे पास तो वो सॉल्यूशन बफर की तरह काम करेगा। अब कैसे काम करेगा, क्यों पीएच चेंज नहीं होने देगा, फॉर्मूला क्या आएगा उसको देखते हैं। तो यहां पे देखो बेटा आपके पास दो चीजें हैं, पहले तो हम इसको ही समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि भाई हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है NH4OH और एक है हमारे पास NH4Cl। ये NH4Cl जो है ये तो सॉल्ट है। सॉल्ट कैसे होते हैं, सॉल्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये तो पूरी तरीके से डिसोशिएट होने वाले हैं वाटर में। और ये क्या है, ये है वीक बेस। वीक बेस कैसे होते हैं, ये होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये होंगे पार्शियली डिसोशिएट। तो सबसे पहले समझते हैं NH4Cl के बारे में। ये डिसोशिएट होगा किसमें, 100% डिसोशिएट होगा टू गिव NH4 पॉजिटिव और साथ में Cl माइनस। उसी सॉल्यूशन में, उसी में हमारे पास क्या है, उसी में हमारे पास होगा NH4OH और NH4OH पार्शियली डिसोशिएट होगा इन द NH4 पॉजिटिव और OH माइनस में। यहां पे आप देखो तो आपको पता चलेगा यहां पे एक कॉमन आयन इफेक्ट है। यहां पे आप देखो तो आपको पता चलेगा यहां पे क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट है। तो आपको भी पता है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से होगा क्या, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वीक बेस की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बहुत ही कम हो जाएगी। मतलब आप बोल सकते हो कि सर जो बेस से NH4 पॉजिटिव आ रहे होंगे, जो बेस से NH4 पॉजिटिव आ रहे होंगे वो तो नेग्लिजिबल होंगे। क्यों नेग्लिजिबल होंगे, क्योंकि NH4OH तो डिसोशिएट ही नहीं हो रहा होगा क्योंकि वहां पे एक कॉमन आयन है। तो एक तो चीज ये याद रखनी है कि इस बार हमारे पास जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में दो चीजें होंगी मेनली। एक तो क्या होगा NH4 पॉजिटिव, ये NH4 पॉजिटिव पूरा का पूरा कहां से आया होगा, सॉल्ट से। क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि बेस से आने वाला NH4 पॉजिटिव नेग्लिजिबल है। तो हम मानेंगे ये जो पूरा का पूरा आ रहा है ये कहां से आ रहा है, सॉल्ट से ही आ रहा है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, NH4OH होगा। ये जो NH4OH ये है, ये क्या है, ये है अपने पास वीक बेस। और ये जो पूरा का पूरा होगा ये कहां से आया होगा, ये तो भैया सेकंड वाली रिएक्शन से ही आया होगा क्योंकि NH4OH तो डिसोशिएट ही नहीं हुआ। तो NH4OH का जो भी कंसंट्रेशन होगा वो हमेशा दिए हुए बेस के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। अब अगली स्लाइड में समझेंगे कि भाई जब हमने एसिड ऐड किया और जब हमने बेस ऐड किया तो वो कैसे अपना बचाव करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि फिर से हमारे पास ये एक बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है NH4 पॉजिटिव जो कि सॉल्ट से आया है और NH4OH जो कि बेस से आया है। अब आपको समझना पड़ेगा भाई NH4OH ये क्या है, ये तो है बेसिक पार्ट, ये तो है अपना बेस। और बेस में से जब OH माइनस निकाल देते हैं
तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। और ये क्या होगा इस बार बेटा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा, क्योंकि ये वीक बेस है तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास सॉल्यूशन में एक बेस भी है, सॉल्यूशन में एक बेस भी है और सॉल्यूशन में एक एसिड भी है। अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले उसमें एसिड ऐड किया। मैं चाहता था उसका पीएच कम हो जाए, मैंने उसमें H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ाया। मैं चाहता हूं उसका पीएच कम हो जाए, लेकिन जितना भी आप H पॉजिटिव बढ़ाओगे उसको खा जाने के लिए हमारे पास एक बेस बैठा है। जितने भी आपने H पॉजिटिव मिलाए वो सारे के सारे बेस ने एब्जॉर्ब कर लिए, बेस ने उन सबको हजम कर लिया। जब हजम कर लिया तो H पॉजिटिव बचा नहीं, जब H पॉजिटिव बचा नहीं तो पीएच का चेंज होगा। तो यहां पे हम रिएक्शन लिख सकते हैं कि भाई हमने इस बार क्या किया है, हमने इस बार H पॉजिटिव ऐड किया, लिख सकते हैं ऑन एडिशन ऑफ एसिड। एसिड के एडिशन पे क्या होने वाला है, एसिड के एडिशन पे देखो बेटा, H पॉजिटिव मैंने ऐड किया। H पॉजिटिव क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल एसिड है, ये H पॉजिटिव एक्सटर्नल एसिड है। इस एक्सटर्नल एसिड में हमने क्या मिलाया है, इस एक्सटर्नल एसिड में हमने ये एक्सटर्नल एसिड मिलाया है, उसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, उसमें ऑलरेडी एक बेस प्रेजेंट है। और ये बेस किसका पार्ट है, ये बेस तो बफर का ही पार्ट है, ये कहीं बाहर से ही नहीं आया, ये पहले से ही प्रेजेंट है। अब जितने भी आपने H पॉजिटिव मिलाए थे वो सारे के सारे बफर में जो एक बेस प्रेजेंट है, बफर में जो एक बेस प्रेजेंट है उसने कंज्यूम कर लिया। जितने भी आपने एक्सटर्नल एसिड से H पॉजिटिव मिलाए थे वो सारे के सारे बफर में जो बेस है उसने कंज्यूम कर लिया और क्या बनाया, यहां पे बनाया NH4 पॉजिटिव प्लस H2O। तो आप देखो बेटा इस घटना के थ्रू हुआ क्या, जितने भी H पॉजिटिव आए थे, जितने भी हमारे पास H पॉजिटिव आए थे सॉल्यूशन में पीएच को कम करने के लिए, जितने भी आपने H पॉजिटिव ऐड करे थे सॉल्यूशन में पीएच को कम करने के लिए, वो बचे ही नहीं, वो बेस के साथ रिएक्शन करके खत्म हो चुके हैं। तो जब H पॉजिटिव बचे ही नहीं तो क्या होगा, पीएच में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसके बाद समझते हैं, अब हमने बेस को मिलाया, यहां पे मैं मिला रहा हूं बेस मतलब मैं मिला रहा हूं OH माइनस, और OH माइनस को मिलाने के कारण मैं वहां पे पीएच बढ़ाना चाह रहा हूं। लेकिन जब आपने OH माइनस मिलाया तो आप देखो OH माइनस से रिएक्शन करने के लिए हमारे पास बैठा है एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। जितने भी आप OH माइनस मिलाओगे वो सारे के सारे ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड खा जाएगा, इनको हजम कर जाएगा। तो जो भी आपने OH माइनस मिलाए थे अब तो वो है ही नहीं सिस्टम में, वो तो सारे के सारे OH माइनस NH4 पॉजिटिव खा गया। तो OH माइनस है नहीं तो पीएच बढ़ेगा नहीं। तो इसको भी समझते हैं, ऑन द एडिशन ऑफ बेस। जब हमने बेस को ऐड किया तब क्या होने वाला है, ये मैंने बेस ऐड किया है, ये है एक्सटर्नल बेस, एक्सटर्नली इसको ऐड किया, एक्सटर्नल बेस। इस एक्सटर्नल बेस से रिएक्शन करने के लिए हमारे पास कौन बैठा है, NH4 पॉजिटिव ऑलरेडी बफर में प्रेजेंट है, ऑलरेडी बफर में प्रेजेंट है, जो कि किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। तो जितने भी आपने OH माइनस मिलाए थे पीएच को बढ़ाने के लिए उन सबको खा गया NH4 पॉजिटिव, और क्या मिलके बना दिया, NH4OH। तो आप जरा बताओ बेटा, जितने भी आपने OH माइनस ऐड करे थे, जितने भी आपने OH माइनस ऐड करे थे बफर सॉल्यूशन में पीएच को बढ़ाने के लिए, क्या वो प्रेजेंट है? आप बोलोगे सर वो प्रेजेंट नहीं है। क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि जितने भी आपने OH माइनस बढ़ाए पीएच को बढ़ाने के लिए वो सारे के सारे OH माइनस NH4 पॉजिटिव हजम कर गया, खा गया। तो सॉल्यूशन में कोई OH माइनस बचा नहीं। जब सॉल्यूशन में कोई OH माइनस नहीं बचा तो पीएच क्या होगा, पीएच में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे आप चलते हैं भाई, अब हमें इसका POH कैलकुलेट करना है, पीएच कैलकुलेट करना है, उसको हम समझते हैं आगे वाले पेज पे। तो हमें इस बार निकालना पड़ेगा पहले POH निकल जाएगा तब निकालेंगे पीएच। तो POH, OH माइनस कौन सी रिएक्शन से आएगा, OH माइनस आएगा इस वाली रिएक्शन से। ये NH4OH थोड़ा बहुत जितना भी डिसोशिएट हो रहा होगा उसकी वजह से सिस्टम में OH माइनस आ रहे होंगे। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KB लिखते हैं। KB क्या आ जाएगा, KB आ जाएगा NH4 पॉजिटिव OH माइनस डिवाइडेड बाय NH4OH।
और यहां से क्या होने वाला है, यहां से OH माइनस आ जाएगा Kb इंटू NH4OH डिवाइडेड बाय NH4 डिवाइडेड बाय NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अब एंटी लॉग लो, सॉरी लॉग लो माइनस लॉग लो, तो क्या आ जाएगा, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग NH4OH डिवाइडेड बाय, सॉरी अभी तो यहां पे नेगेटिव ही साइन होगा, अभी तो यहां पे नेगेटिव ही साइन होगा, माइनस लॉग NH4OH डिवाइडेड बाय NH4 पॉजिटिव। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या कर लेंगे, POH इज इक्वल टू PKB माइनस लॉग, प्लस हो जाएगा अब लॉग NH4 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय NH4OH। अब आप देखो बेटा, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग, ये NH4 पॉजिटिव क्या है, NH4 पॉजिटिव है सॉल्ट, NH4 पॉजिटिव है सॉल्ट, तो NH4 पॉजिटिव की जगह क्या लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय ये NH4OH क्या है, NH4OH है बेस, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह लिख सकता हूं बेस, कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है किसका कैलकुलेशन का, POH की कैलकुलेशन का। बेसिक बफर का POH हम निकाल सकते हैं, PKB हमें दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दे रखा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बेस दे रखा होगा, तीनों की वैल्यू को आप पुट करिए इस इक्वेशन में, इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपके पास POH ऑफ बेस आ जाएगा। लेकिन अगर आपको pH निकालना हो तो आपको पता है pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है, 14। अगर आपको POH प्रेजेंट पता है, अगर आपको POH पता है तो pH आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हो। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं pH ऑफ ए बेसिक बफर। अब एक थर्ड टाइप का बफर और होता है बेटा, जो मैंने आपको बताया था, उस थर्ड टाइप के बफर को क्या बोलते हैं, सॉल्ट बफर। और सॉल्ट बफर क्या बताया था, ये होगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जैसे यहां पे ये वाला एग्जांपल समझो, CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ये सॉल्ट है, इसको वाटर में डिसोशिएट करो, ये क्या बनाएगा, वाटर में देगा CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। ये जो CH3COO नेगेटिव है, ये क्या होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। और ये जो NH4 पॉजिटिव है, ये क्या होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वीक बेस से क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, और वीक एसिड से क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, और वीक बेस से क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। तो अब जरा आप समझो कि उस सॉल्यूशन में, जिस सॉल्यूशन में मैंने मिलाया है अमोनियम एसिटेट, उस सॉल्यूशन में CH3COO नेगेटिव भी है, जो कि काम कर रहा होगा किसकी तरह, बेस की तरह। और उसी सॉल्यूशन में NH4 पॉजिटिव भी है, और ये NH4 पॉजिटिव किसकी तरह काम कर रहा होगा, एक एसिड की तरह। अगर मैंने उस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव मिलाया, एसिड मिलाया, एसिड क्यों मिलाया, एसिड मिलाया pH को कम करने के लिए। लेकिन जैसे ही उस सॉल्यूशन में मैंने H पॉजिटिव मिलाया, तो उस H पॉजिटिव से रिएक्शन करने के लिए हमारे पास कौन बैठा है, एक बेस। जितने भी आपने H पॉजिटिव मिलाए, वो सारे के सारे ये बेस खा गया, सारे के सारे बेस ने हजम कर दिए। तो अब सॉल्यूशन में कोई H पॉजिटिव है नहीं, जब सॉल्यूशन में कोई H पॉजिटिव है नहीं तो pH डिक्रीज नहीं होगा। अब आपने क्या किया, उसमें मिलाया बेस, बेस मिलाया एक्सटर्नल, आप चाहते थे pH बढ़ जाए, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो pH इंक्रीज हो जाए। लेकिन जैसे ही आपने वहां पे मिलाया बेस, जैसे ही आपने वहां पे मिलाया बेस, इस बेस से रिएक्शन करने के लिए कौन बैठा था, एक एसिड। जितना भी आपने OH माइनस मिलाया, जितना भी आपने OH माइनस मिलाया, वो सारा का सारा OH माइनस ये NH4 पॉजिटिव डकार गया, हजम कर लिए इसने। तो अब सॉल्यूशन में OH माइनस और ज्यादा नहीं है। जब NH4 पॉजिटिव और ज्यादा नहीं है, सॉरी, जब OH माइनस और ज्यादा नहीं है, तो pH इंक्रीज नहीं होगा। तो इस तरीके से बेटा जो सॉल्ट बफर होता है, सॉल्ट बफर में एक बेस भी होता है और एक एसिड भी होता है। अगर आपने एसिड ऐड किया तो बेस खा जाएगा उसको, और बेस
ऐड किया तो उसको एसिड खा जाएगा, मतलब यहां पे भी कोई भी पीएच में खास बदलाव नहीं आने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको बेटा समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे बफर की कैपेसिटी के बारे में और बफर की रेंज के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं बफर रेंज, या फिर एक साथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं बफर कैपेसिटी एंड बफर रेंज। बफर कैपेसिटी एंड बफर रेंज। देखो बेटा बफर रेंज क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। एनी बफर act efficiently if the ratio of two forms, that is salt by acid और salt by base, lies between 1/10 to 10/1। ये एक फैक्ट है बेटा, ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि कोई भी बफर सॉल्यूशन बहुत बढ़िया तरीके से पीएच को रेजिस्ट करता है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। कोई भी बफर सॉल्यूशन हो, चाहे वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो, चाहे वो बेसिक बफर सॉल्यूशन हो, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। पर कब? जब उसमें सॉल्ट बाय एसिड या फिर सॉल्ट बाय बेस का रेशो 1/10 और 10/1 के बीच में है, तभी वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकता है। अगर मान लो मैंने आपको बोला कि भाई मेरे पास एक क्वेश्चन में, एक सॉल्यूशन में सॉल्ट का कंसंट्रेशन है 100 और एसिड का कंसंट्रेशन है 1, तो ये 100/1 हो गया रेशो सॉल्ट बाय एसिड का, और ये सॉल्ट बाय एसिड का रेशो 1/10 और 10/1 के बीच में नहीं है, तो इस समय बफर सॉल्यूशन बढ़िया काम नहीं करेगा। कोई भी बफर सॉल्यूशन बढ़िया काम तभी कर सकता है जब उसकी दो फॉर्म का रेशो, सॉल्ट बाय एसिड का रेशो या फिर सॉल्ट बाय बेस का रेशो 1/10 से 10/1 के बीच में, तभी वो अच्छा काम करता है। अगर इससे बाहर होगा, वो 1/100 होगा या फिर 1000/1 होगा, 20/1 होगा या फिर 1/20 होगा, तो बफर सॉल्यूशन बढ़िया काम नहीं करेगा। इसको बोलते हैं बफर रेंज। बफर रेंज 1/10 से 10/1 के बीच में ही होती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं भाई, मैं जैसे आपको एसिडिक बफर के लिए कैलकुलेट करके बताता हूं। एसिडिक बफर के लिए क्या आता है? pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। भाई एक रेंज तो क्या है, आप बोल सकते हो लोअर लिमिट क्या है, pKa प्लस लॉग 1/10, यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा pKh इज इक्वल टू pKa -1। और एक बार जब अपर रेंज लेंगे तो क्या आ जाएगा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस, ये हो जाएगा pKa प्लस लॉग सॉल्ट, इस बार कितना लेंगे 10, सॉल्ट बाय एसिड। ओके, मैंने बेस लिख दिया यहां पे, सॉल्ट बाय एसिड। एसिड कितना हो जाएगा 1, इस बार क्या आएगा, इस बार आएगा pH इज इक्वल टू pKa प्लस 1। तो एक बार वो काम करेगा pH इज इक्वल टू pKa -1 से लेके 1/10 से लेके pH इज इक्वल टू pKa प्लस 1 1/10/1 तक। मतलब ये वो रेंज हो गई जहां पे कोई भी बफर बहुत ही एफिशिएंटली काम करेंगे, वो pH को रेजिस्ट करेंगे। तो अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूं, तो मुझे क्या लिखना चाहिए कि भाई हमारे पास बफर रेंज हो गई
बफर रेंज हो गई pH इज इक्वल टू pKa प्लस माइनस 1। pH इज इक्वल टू pKa प्लस माइनस 1। ये इफेक्टिवली आप देखो 2 यूनिट चेंज हो गए, ये 2 यूनिट चेंज हो गए। सपोज करो pKa फॉर एनी बफर, pKa की वैल्यू है 4, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक बार तो pH इज इक्वल टू pKa माइनस 1 और एक बार pH2 इज इक्वल टू pKa प्लस 1। जब माइनस 1 आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, pH1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और एक बार रखोगे pH2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, pKa प्लस 1, तो वो क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 5। तो आप जरा सोचो, वो pH3 से लेके pH4 से लेके pH5 इस रेंज में बफर काम कर रहा है, ये उसकी रेंज हो गई, ये उसकी क्या हो गई, उस बफर के काम करने की रेंज हो गई। तो कितने pH चेंज हुआ, कितने यूनिट pH चेंज हुआ, 1 यूनिट pH तो यहां पे चेंज हुआ। जब आप 3 से लेके 4 तक गए तो 1 यूनिट यहां पे चेंज हुआ, और जब 4 से लेके 5 तक गए तो 1 यूनिट यहां पे वो चेंज हुआ। मतलब कोई भी बफर किसके लिए काम करता है, फॉर 2 यूनिट्स pH चेंज। ये तो हो गया बेटा एसिडिक बफर के लिए, ये तो मैंने जो बताया है किसके लिए बताया, एसिडिक बफर के लिए। लेकिन अगर आपको मैं बेसिक बफर दूं, अगर आपको मैं बेसिक बफर दूं, तो बेसिक बफर के लिए हमें क्या लिखना चाहिए, बेसिक बफर के लिए हमें लिखना पड़ेगा POH इज इक्वल टू PKB प्लस माइनस 1। जैसे पिछली वाली कैलकुलेशन से मैंने आपको समझाया था कि यहां पे क्या हुआ, एक बार हमने 1/10 लिखा, सॉल्ट बाई एसिड को एक बार 1/10 लिखा तो क्या आ गया, pH इज इक्वल टू pKa माइनस 1। एक बार सॉल्ट बाई एसिड को 10/1 लिखा तो क्या आ गया, pH इज इक्वल टू pKa प्लस 1। इसी तरीके से अगर हम बेसिक बफर को लेते तो वहां पे क्या लिखते, एक बार 1/10 लिखते, एक बार 10/1 लिखते, तो यहां पे जैसे रेंज आई pH इज इक्वल टू pKa प्लस माइनस 1। Similarly, for the basic buffer, we can also get the POH is equal to PKB plus minus 1। तो ये हमारे पास बेटा बफर रेंज होती है। इसके बाद आते हैं बफर कैपेसिटी क्या होती है, देखते हैं इसको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड to change the pH of 1 liter buffer solution by 1 unit. Number of moles of acid or base required to change the pH of 1 liter buffer solution by 1 unit। आपको क्या करना है बेटा, आपके पास 1 लीटर बफर सॉल्यूशन का है, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है, आपके पास 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है। आपको एसिड ऐड किए या फिर बेस ऐड किए, आप चाहते हो उसका pH या तो 1 यूनिट से बढ़ जाए या फिर उसका pH 1 यूनिट से कम हो जाए। तो उसका pH या तो 1 यूनिट से बढ़ाने के लिए या फिर उसका pH 1 यूनिट से घटाने के लिए आपको कितने मोल एसिड के या फिर कितने मोल बेस के रिक्वायर्ड हुए, उसी को बोलते हैं बफर कैपेसिटी। दोबारा बताता हूं, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन का pH 1 यूनिट से बढ़ाने के लिए या फिर 1 यूनिट से घटाने के लिए कितने मोल एसिड या फिर कितने मोल बेस की रिक्वायरमेंट थी, इसी को हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी। ठीक है, इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी, इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय डेल्टा पीएच। आप इसको ले सकते हो
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड। आपने कितने मोल एसिड के और कितने मोल बेस के ऐड किए, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। इसके पीएच में कितना चेंज हुआ, ठीक है, कितने मोल एसिड और कितने मोल बेस के ऐड किए और उससे कितना मोल कितना पीएच में चेंज हुआ, इसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी बफर कैपेसिटी। एक यहां पे पॉइंट याद रख के चलना है, फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। अगर हमें किसी भी बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी मैक्सिमम चाहिए, फॉर द मैक्सिमम बफर कैपेसिटी क्या होना चाहिए, एसिड का कंसंट्रेशन और सॉल्ट का कंसंट्रेशन हमेशा बराबर होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी एसिड और सॉल्ट का कंसंट्रेशन हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। अब देखो बेटा, सॉल्ट बाई एसिड का रेशो कितना हो गया, सॉल्ट और एसिड बराबर है, सॉल्ट और एसिड फॉर द मैक्सिमम बफर कैपेसिटी सॉल्ट और एसिड बराबर है। जब सॉल्ट और एसिड बराबर है तो ये क्या आ गया 1, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो उस केस में क्या आ जाता है, उस केस में आ जाता है pH इज इक्वल टू pKa। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में pH इज इक्वल टू pKa दे रखा हो, किसी भी क्वेश्चन में pH इज इक्वल टू pKa दे रखा हो, तो उस समय मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होती है। या फिर किसी भी केस में जब एसिड का कंसंट्रेशन और सॉल्ट का कंसंट्रेशन बराबर दे रखा हो, तो वो भी उसकी मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होती है। इस समय बफर सबसे ज्यादा एफिशिएंटली वीवीड शो करेगा। सबसे ज्यादा बढ़िया बफर तब होता है जब दो फॉर्म का रेशो 1/1, सॉल्ट और एसिड का रेशो 1:1 होता है। जब दोनों बराबर होंगे तो रेशो 1 आ जाएगा और उस केस में pH इज इक्वल टू pKa आ जाएगा। लेकिन अगर यही बात हम करते किसके लिए, यही बात हम करते बेसिक बफर के लिए, तो बेसिक बफर के लिए आपको पता है POH इज इक्वल टू क्या होता है, pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट किसके बराबर होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ बेस के लिए, बेस के। तो POH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट और बेस का कंसंट्रेशन, इस दोनों बराबर है, बना जाएगा तो सिंपली क्या आ जाएगा, POH इज इक्वल टू pKb। POH इज इक्वल टू pKb। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर बेसिक बफर की मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इस केस में सॉल्ट और बेस का कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए। सॉल्ट और बेस का कंसंट्रेशन अगर बराबर होगा तो सॉल्ट बाई बेस ये रेशो आ जाएगा 1, ये रेशो आ जाएगा 1। सिंपली क्या हो जाएगा, POH इज इक्वल टू pKb। अगर किसी भी क्वेश्चन में POH इज इक्वल टू pKb दिया जाता है, आपको समझना है बफर कैपेसिटी मैक्सिमम है। या फिर किसी भी केस में सॉल्ट और बेस का कंसंट्रेशन बराबर दिया जाता है, आपको समझना है कि बफर कैपेसिटी वहां पे मैक्सिमम ही होगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, एक लास्ट हमारे पास ग्राफ है। इस ग्राफ में हमें बनाना है बफर कैपेसिटी वर्सेस सॉल्ट बाई एसिड। बीच में ये रेशो है 1/1, इधर ये रेशो कम हो गया, सॉल्ट बाई एसिड का रेशो यहां पे हो गया 1/10 और इस पॉइंट पे सॉल्ट बाई एसिड का रेशो बढ़ गया, ये हो गया 10/1। जब वो रेशो सॉल्ट बाई एसिड का रेशो 1 है तो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम है। अगर आप ये रेशो कम करते हो तो भी बफर कैपेसिटी कम होगी और अगर आप ये रेशो बढ़ाते हो तो भी बफर कैपेसिटी कम होगी। तो इस ग्राफ को याद रख लेना बेटा। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बफर कैपेसिटी वर्सेस द रेशो ऑफ टू फॉर्म का ग्राफ किस तरीके से आएगा। तो जब वो रेशो 1/1 होता है बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, जब वो रेशो 1/10 हो जाता है या फिर 10/1 हो जाता है तो बफर कैपेसिटी मिनिमम हो जाती है। उसके बाद तो वो बफर की तरह काम ही नहीं करेगा।
ठीक है बेटा, तो आज हमने ये बफर कैपेसिटी कंप्लीट कर ली है, बफर के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। तो अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्या जो हमने आज पढ़ा है उनके बेसिस पे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं या फिर नहीं। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, नीट 2019 का क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेसिक बफर बनाना है। आपको बेसिक बफर बनाने के लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा एक वीक बेस, एक ऐसा ऑप्शन जहां पे दे रखा हो वीक बेस और क्या दे रखा हो, सॉल्ट दे रखा हो, किसका, सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। एक एक करके हम देखते हैं। तो देखो बेटा, पहले वाले ऑप्शन में जरा चेक करो, ध्यान से चेक करना, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इस ऑप्शन में कहीं से कहीं तक कोई भी वीक बेस नहीं दे रखा है, छोड़ दो, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगला ऑप्शन चेक करो, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। इस ऑप्शन में कहीं से भी कहीं तक वीक बेस नहीं दे रखा है, छोड़ दो, नहीं होगा। फिर अगला ऑप्शन चेक करो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें भी कहीं से कहीं तक वीक एसिड नहीं दे रखा है, यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर लास्ट वाला देखो, NH4OH वीक बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। ये ही आंसर होना चाहिए। अब कैसे होगा उसको समझ लेते हैं। NH4OH और HCl की जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, यहां से बनेगा NH4Cl और H2O। इस बेस के मिली इक्विवेलेंट कितने हैं, 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 कितने आ गए, 20। और एसिड के मिली इक्विवेलेंट कितने आ गए, 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 10। तो बेस के मिली इक्विवेलेंट है 20, एसिड के मिली इक्विवेलेंट है 10। इनिशियली ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। रिएक्शन स्टार्ट हुई, क्या हुआ, 20 में से 10 कंज्यूम हो गया, कितना बचा, 10 बचा, क्योंकि ये एक्सेस रिएजेंट है, बच गया। जबकि यहां पे 10 में से 10 पूरे खत्म हो गए, कितना बचा, 0 बचा। जब इसका 1 इसके 1 से रिएक्शन करेगा, NH4Cl 1 बनेगा। तो जब NH4OH के 10 मिली इक्विवेलेंट HCl के 10 मिली इक्विवेलेंट से रिएक्शन करेंगे तो NH4Cl कितना बनेगा, 10। अब आप देखो बेटा, जब वो रिएक्शन खत्म हो गई, जब वो रिएक्शन खत्म हो गई है तो उस समय क्या है, 10 मिली इक्विवेलेंट है NH4Cl के और 10 मिली इक्विवेलेंट है NH4OH के। NH4OH वीक बेस है और NH4Cl हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। हमें यही तो चाहिए था, हमें चाहिए था क्या, वीक बेस। फोर्थ वाले ऑप्शन में वीक बेस भी है और सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बेटा अपना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर के लिए हमें क्या चाहिए, एसिडिक बफर के लिए हमें चाहिए वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमें चाहिए। पहले केस में देखो बेटा, एक वीक एसिड दे रखा है, सही बात है, और वीक एसिड का सॉल्ट दे रखा है विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये सही हो गया, ये तो बफर हो जाएगा, एसिडिक बफर हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में देखो H2 होना चाहिए, H2CO3 वीक एसिड दे रखा है और Na2CO3 दे रखा है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी हो जाएगा। सी ऑप्शन देखो, एक वीक एसिड दे रखा है H3PO4 और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस भी दे रखा है Na3PO4, ये भी हो जाएगा। लेकिन डी ऑप्शन में चेक करो, डी ऑप्शन में दे रखा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सॉरी मैंने बेस बोल दिया था, HClO4 होता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहा भाई। एसिडिक बफर के लिए हमें चाहिए वीक एसिड, उन्होंने दे रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड। हमें चाहिए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उन्होंने देखा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो डी ऑप्शन कहीं से कहीं तक एसिडिक बफर नहीं होगा, यही अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे क्या दे रखा है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज द 10⁻⁻⁴ के ए की वैल्यू आपके पास दे रखी है 10⁻⁻⁴।
इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए बफर सॉल्यूशन ऑफ पीएच, पीएच आपको दे रखा है 5, आपको पता करना है एसिड और सॉल्ट का रेशो क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला लगाते हैं जल्दी से, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। पीएच कितना है 5, pKa कितना है, आप उसका pKa माइनस लॉग लोगे क्या आ जाएगा 4 प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, यहां से क्या आ जाएगा लॉग सॉल्ट बाई एसिड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, सॉरी ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग ले लोगे तो क्या आ जाएगा सॉल्ट बाई एसिड 10/1, सॉल्ट बाई एसिड क्या आ जाएगा 10/1। तो 10/1 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, 10/1 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे हमें दे रखा है कि ए बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज 0.3 जो कि बेस है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव सॉल्ट होगा और सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना रखा है 0.2। pKb की Kb की वैल्यू कितनी रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁵ और हमसे क्या पूछ रहा है pH पूछ रहा है। तो ये बेसिक बफर है, बेसिक बफर के लिए पहले कैलकुलेट करते हैं POH, POH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। आप देखो pKb मैंने आपको बताया हुआ था बेटा कि ये वैल्यू जो है, मैंने आपको याद करने के लिए भी बोला था कि यहां पे NH और OH की वैल्यू Kb की वैल्यू कितनी होती है 1.8 इंटू 10⁻⁵। इसमें हम क्या करते हैं एंटी लॉग लेते हैं, तो pKb क्या आ जाता है 4.74 और मैंने आपको समझाया था ये डाटा है, इसको हमेशा याद रख के चलना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। तो यहां पे मैंने लिख लिया 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय बेस, बेस का कंसंट्रेशन कितना है 0.3, तो क्या हो गया 4.74 प्लस लॉग, ये आ जाएगा 2/3, 2 माइनस लॉग 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4.74 लॉग 2 की वैल्यू कितनी आएगी 0.3 और लॉग 3 की वैल्यू कितनी आती है -0.48, 477 बनाती है, ठीक है। तो यहां पे अब देखते हैं ये कितना आ गया 5.74 माइनस 0.48, ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 648, सही किया है ना, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा 6 और यहां पे बचा अपने पास 6 में से 2 गया और ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये आ गया POH आ गया हमारे पास 5.26, तो pH कितना आ गया 14 माइनस 5.26, ये कितना आ जाएगा 9.74, 9.74 आना चाहिए, 9.74 आना चाहिए था, ठीक है। यहां पे देखते हैं ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रहा है ना, हमारे पास कहीं ना कहीं, एक बार देखते हैं क्या कुछ हो सकता है यहां पे। देखो बेटा इसमें यहां पे ये वाला ही पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ कैलकुलेट हो गया है, इसको दोबारा से कर देते हैं। यहां पे हमारे को दे रखा है 4.74 प्लस 3, ये हो जाएगा अपने पास 4.04 माइनस आ जाएगा 4.48, ठीक है। इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं, ये हो गया 14 माइनस 6 और यहां पे हो गया 995 और यहां पे हो गया 4.56। POH की वैल्यू आ गई है 4.56, तो हम pH निकालते हैं, pH हो जाएगा 14 माइनस 4.56, ये अपने पास आ जाएगा 9.44, ये अपने पास आ जाएगा 9.44 और देखो बेटा 9.44 ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इन द बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस एंड HB, KB वैल्यू ऑफ B माइनस इज 10⁻⁻10 एंड pH ऑफ द बफर। बफर सॉल्यूशन दे रखा है बेटा, हमारे को क्या दे रखा है, एक बफर सॉल्यूशन दे रखा है और यहां पे आप देखो तो आपको पता चलेगा ये एसिड है, ये क्या है एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट पार्ट है। तो उस केस में हमें क्या चाहिए, उस केस में हमें चाहिए वैल्यू ऑफ Ka।
हमें दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, Kb की वैल्यू दे रखी है। आप चाहो ऐसे भी सॉल्व कर लोगे, कोई बात नहीं है। आप चाहो तो पहले क्या करो, POH निकालो और फिर उसको 14 में से माइनस कर दो। लेकिन बेटर तरीका यह है, क्योंकि हमें एसिडिक बफर दे रखा है, हमें चाहिए वैल्यू Ka की, तो हम पहले फॉर्मूला लगाते हैं Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। ये अपने पास फॉर्मूला होता है जहां पे हमारे को Kb की वैल्यू दे रखी है, Ka की वैल्यू निकालनी है, Kb की वैल्यू दे रखी है Kw बाई Kb। Kw की वैल्यू होगी 10⁻⁻4, Kb की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻10, तो Ka की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻4। ये वैल्यू हो गई Ka की। अब आप इसको निकाल लो, बड़े आराम से सॉल्व कर लो। क्या आ जाएगा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। तो हमारे पास कितना दे रखा है, 10⁻⁻4 दे रखा है। इसका आप माइनस लॉग लोगे, ये क्या आ जाएगा 4 प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। और सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तो ये तो 1 ही हो गया, सॉल्ट बाई एसिड तो 1 ही हो गया। तो अपने पास सीधे सीधे pH आ जाता है 4 के बराबर, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंस्टिट्यूएंट ए बफर। तो देखो बेटा, यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस है, यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि बी ऑप्शन में HNO2 क्या होता है, नाइट्रस एसिड। ये एक वीक एसिड होता है, नाइट्रस एसिड जो है एक वीक एसिड है। और NaNO2 ये क्या होगा, ये होगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, जिसकी वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आंसर आ जाएगा बेटा बी। ये आंसर आ जाएगा बी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे दे रखा है द सॉल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल NH4 and 0.1 normal NH4Cl has the pH 9.25. Find out the pKa of NH4OH. तो यहां पे जल्दी से फॉर्मूला लगाते हैं, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। POH कितना दे रखा है हमें, pH दे रखा है, तो इसको कर लेते हैं 14 माइनस 9.25। PKB हमें निकालना है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, लॉग सॉल्ट, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.1, बेस का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.1। तो सिंपली क्या आ गया, PKB हमारे पास आ गया 14 माइनस ये आ जाएगा 4.75। ये कितना आ जाएगा 4.75, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे दे रखा है द pH वैल्यू ऑफ ब्लड डज नॉट एप्रिशिएबली चेंज बाय द स्मॉल एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस। तो बेटा मैंने बताया हुआ है कि जो ब्लड होता है वो एक बफर होता है, ब्लड बफर है, इसीलिए उसके pH में कोई खास बदलाव नहीं आता है। कैन बी इजीली कोगुलेटेड, नहीं रिलेटेड है भैया। कंटेन आयरन विच इज अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी रिलेटेड नहीं है। इज अ बॉडी फ्लूइड, ये भी रिलेटेड नहीं है। कंटेन सीरम प्रोटीन विच एक्ट एज अ बफर, ये बात सही है। इनके पास सीरम प्रोटीन होता है जो कि इन्वॉल्व करते हैं HCO3- और CO3- को, जिसकी वजह से वो बफर सोल्यूशन की तरह काम करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पे आंसर हो जाएगा वो वाला जहां पे की बफर का जिक्र है, वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बेसिक बफर, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्या होगा, एसिडिक बफर इज द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट सॉल्व विद द स्ट्रॉन्ग बेस। आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द POH रेंज ऑफ द बेसिक बफर। ये हमने आज ही देखा था, POH इज इक्वल टू क्या आता है PKB प्लस -1, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH ऑफ ए बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द 50 ml ऑफ 0.2 मोलर ऑफ CH3COOH 20 ml ऑफ CH3COOH इज 4.8. What is the concentration of CH3COO? pKa of CH3COOH is 4.8. तो pH is equal to pKa plus log concentration of salt divided by concentration of acid. यहां पे देखो बेटा pH कितना दे रखा है 4.8, ये भी कितना दे रखा है 4.8 प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है, वॉल्यूम कितना है 25 ml, कंसंट्रेशन मान लेते हैं इसका C। एसिड का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.2।
ये कैंसल्ड आउट हो गया, क्या आ गया, ये तो आ गया 0, एंटी लॉग लिया, ये आ गया लॉग 25C1 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 0.2। ये जब एंटी लॉग लेंगे क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 25C1 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 0.2, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 0.4 टाइम्स C1 इज इक्वल टू 0.4, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इक्विमोलर कंसंट्रेशन एक्ट एज अ बेस। मतलब बोल रहा है दोनों का इनमें से कौन सा बफर की तरह काम करेगा, ठीक है, और कौन सा बफर, बेसिक बफर। बेसिक बफर के लिए क्या चाहिए, वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि हमें दे रखा है वीक बेस के बले की ऑप्शन में दे रखा है NH4OH और HCl, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बेसिक बफर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एन एसिड बफर सॉल्यूशन द pH इज 7, pH इज इंक्रीज बाय द, इस क्वेश्चन में दे रखा है pH इंक्रीज कैसे करेंगे, तो देखो बेटा pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। देखो ये कांस्टेंट है, तो pH को इंक्रीज करने के लिए या तो आप सॉल्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करो, अगर आप सॉल्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो लॉग सॉल्ट बाय एसिड इंक्रीज हो जाएगा, या फिर आप एसिड का कंसंट्रेशन डिक्रीज करो। एसिड का कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो भी सॉल्ट बाय एसिड की वैल्यू बढ़ जाएगी, लॉग सॉल्ट बाय एसिड बढ़ जाएगा और pH बढ़ जाएगा। यही हमें देखना है, या तो सॉल्ट बढ़ाएं या फिर एसिड घटाएं। इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सही है, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड गलत है, एसिड तो हमें कम करना पड़ेगा। डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट गलत करना पड़ेगा, एसिड तो बढ़ाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट, ये भी गलत हो गया, तो आंसर यहां पे आ जाता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when the following is added in the 20 ml of 0.1 molar CH3COOH and 20 ml of 0.1 of CH3COONA, pH of the solution does not change। तो देखो बेटा pH is equal to pKa plus log salt by acid। अगर आप एसिड ऐड करो, अगर मान लो आप सॉल्ट ऐड करते हो, थोड़ा सा pH तो चेंज होगा। अगर आपने एसिड ऐड किया थोड़ा सा तो pH चेंज होगा। तो यहां पे हम क्या याद कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एसिड। एसिड को ऐड करने से थोड़ा सा pH कम होगा। यहां पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, बेस। हमने ऐड किया सॉल्ट, हमने ऐड किया सॉल्ट। सॉल्ट को ऐड करने से pH थोड़ा सा बढ़ेगा। हमने ऐड किया वाटर, वाटर को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आंसर हो गया 10 ml ऑफ एसिड। एसिड को ऐड करोगे तो pH कम हो जाएगा, तो यहां पे अपना आंसर हो गया थर्ड वाला, वाटर को ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट एंड 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड मिक्स्ड, pKa ऑफ द एसिटिक एसिड इज 4.76, द pH ऑफ द बफर। तो देखो बेटा ये क्या आ जाएगा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। pKa कितना दे रखा है 4.76, सॉल्ट कितना है, सॉल्ट है हमारे पास 50 ml इंटू 0.1, एसिड कितना है, एसिड है 50 ml इंटू 0.01, ये कैंसल्ड आउट हो गया, ये क्या आ गया 1/10, कितना आ गया 1/10, सॉरी ये आ गया 10/1, ये आ गया अपने पास 10/1, तो ये आ गया 4.76 प्लस लॉग 10/1, 10 की वैल्यू हो गई 1, लॉग 10 1 हो गया, तो ये आ गया 5.76। pH हमारे पास हो जाता है 5.76 इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहां पे दे रखा है 0.1 मोल ऑफ एसिड इज एडेड 2 लीटर ऑफ द बफर सॉल्यूशन, द pH ऑफ बफर डिक्रीजेस बाय द 0.5 द बफर कैपेसिटी। तो देखो बेटा 2 लीटर बफर में, 2 लीटर बफर सॉल्यूशन में कितना आपने एसिड ऐड किया है 0.1 मोल, तो 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में कितना एसिड ऐड करोगे
0.1 डिवाइड बाय 2 0.05 मोल, ये आ गया। 1 लीटर सोल्यूशन में हमने कितना ऐड करना पड़ेगा? 0.05 मोल। तो पीएच चेंज कितना हुआ? पीएच चेंज हो गया, डेल्टा चेंज आ गया इन पीएच 0.5। अब अपने पास बफर कैपेसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स एडेड डिवाइड बाय चेंज इन द पीएच। कितने मोल्स ऐड किए हैं आपने? 0.05 और पीएच में चेंज कितना हुआ? 0.5। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाता है? ये आंसर आ जाएगा अपने पास 1/10 और 1/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.1। ये हो गई आपकी बफर कैपेसिटी दे रखी है ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 मोल ऑफ एसिड इज रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच ऑफ 1 लीटर बफर बाय द 2 यूनिट। बफर कैपेसिटी, कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा। बफर कैपेसिटी नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय चेंज इन द पीएच। कितने मोल ऐड किए हैं? 5 मोल ऐड किए हैं। कितने? और 1 लीटर में ऐड किए। वॉल्यूम चेंज, पीएच चेंज कितना हुआ? 2 यूनिट से। तो बफर कैपेसिटी कितनी आ गई? 2.5 दे रखी है ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे दे रखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल सेट ऑफ 2, यहां पे ओनली 1 कर दो क्योंकि ऑप्शन में 1 ही दे रखा है। विच ऑफ द बफर सॉल्यूशन हैव लीस्ट पीएच। ये अपना क्वेश्चन हो गया। किसका पीएच मिनिमम होगा? तो देखो यहां पे देख लेते हैं, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। पीएच को लीस्ट चाहिए, इसका मतलब सॉल्ट कम चाहिए और एसिड ज्यादा चाहिए। एक ऐसा ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा जहां पे सॉल्ट बहुत कम दे रखा हो और एसिड बहुत ही ज्यादा दे रखा हो। जब सॉल्ट कम है और एसिड ज्यादा है तो ये वैल्यू बहुत छोटी आ जाएगी, pKa समथिंग वेरी स्मॉलर, pH भी बहुत कम आ जाएगा। तो देखो इन दोनों में बराबर दे रखा है। इसमें हमारे पास सोडियम एसिटेट होगा, यहां पे सोडियम एसिटेट। इस केस में देखो सॉल्ट ज्यादा है, एसिड कम है। हमें क्या चाहिए? हमें तो सॉल्ट कम चाहिए, एसिड ज्यादा चाहिए। तो वो है हमारे पास ये वाला केस, थर्ड वाला केस। इसमें हमें एसिड ज्यादा दे रखा है और सॉल्ट कम दे रखा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा थर्ड। अपना आंसर क्या आ जाएगा बेटा? अपना आंसर आ जाता है थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? pH of CH3COOH and CH3COONA buffer is 4.74. Which of the following condition the buffer capacity is maximum? तो आपको पता है बेटा मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के लिए, फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन बराबर चाहिए होता है। क्योंकि सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन बराबर होगा तो pH इज इक्वल टू क्या आ जाता है? pKa, और बफर कैपेसिटी कैसी हो जाती है? मैक्सिमम। तो किस ऑप्शन में वो बराबर दे रखे हैं और बराबर नहीं दे रखे हैं तो क्लोज टू 1 दे रखे हैं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। देखो इस ऑप्शन में क्या दे रखा है? 2/1। इस ऑप्शन में क्या दे रखा है? 1/2। इस ऑप्शन में क्या दे रखा है? 1/1। इस ऑप्शन में क्या दे रखा है? 0.30/0.34। तो 3 ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन देखो। थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है? एसिड और सॉल्ट का कंसंट्रेशन बराबर दे रखा है। जब एसिड और सॉल्ट का कंसंट्रेशन बराबर होगा तो वहां पे बफर कैपेसिटी मैक्सिमम आ जाएगी। देखो बेटा आज की क्लास में हमने अपनी सारी की सारी बफर कैपेसिटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट कवर करे हैं, और कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद उसके PYQ भी सॉल्व करे हैं और PYQ के साथ साथ कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं। ठीक है, अब आपकी बारी है। आपको जो मैंने आज पढ़ाया है उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना है। खूब मेहनत से सॉल्व करिए, जो डाउट आए उसको बताइए, उसको देखते हैं। और जल्दी ही हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। अगली क्लास में मिलके हम स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट वाला कॉन्सेप्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। उसको भी हमारे पास 2 दिन है कंप्लीट करने के लिए, आई थिंक 2 से 3 दिन है कंप्लीट करने के लिए। उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत प्यार से कंप्लीट करेंगे ताकि ये टॉपिक आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाए। तो अब मिलते हैं बेटा अपनी अगली क्लास में। तब तक आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो इसी तरीके से। अगली क्लास में मिलते हैं। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट।